गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम सामग्री निर्गमन मूल्यांकन विधि के अंतर्गत प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि का विस्तृत से अध्ययन करेंगे। प्रथम आगमन एवं प्रथम निर्गमन विधि का अध्ययन करने से पहले हमें सामग्री निर्गमन की विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। सामग्री निर्गमन की विभिन्न विधियां इस प्रकार से हैं। इसमें 3 प्रकार की विधियां हैं। नंबर ए कॉस्ट प्राइस के आधार पर, नंबर बी मार्केट प्राइस के आधार पर और नंबर सी स्टैंडर्ड प्राइस के आधार पर। नंबर ए कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड के अंतर्गत 7 विधियां हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नंबर 2 लास्ट इन फर्स्ट आउट, नंबर 3 एवरेज कॉस्ट मेथड जिसके अंतर्गत 2 विधियां हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। नंबर 4 इन्फ्लेट प्राइस मेथड, नंबर 5 स्पेसिफिक प्राइस मेथड, नंबर 6 बेस स्टॉक मेथड और नंबर 7 हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। बी मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस मेथड में 2 विधियां हैं। नंबर 1 रिप्लेसमेंट प्राइस और नंबर 2 रिलायजेबल वैल्यू। इसी प्रकार सी स्टैंडर्ड प्राइस मेथड के अंतर्गत 2 विधियां हैं। नंबर 1 करंट स्टैंडर्ड प्राइस और नंबर 2 बेसिक स्टैंडर्ड प्राइस। अब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विधि का मतलब यह होता है कि जो सामग्री हमारे पास स्टॉक में सबसे पहले आएगी उसे ही सबसे पहले निर्गमित किया जाएगा। इस विधि का लाभ यह है कि यह विधि सबसे सरल विधि है, इसे हर व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। नंबर 2 यह विधि अधिक तर्कसंगत है क्योंकि इसकी यह मान्यता है कि सामग्री को जिस क्रम में खरीदा गया उसी क्रम में इसका उपयोग होना चाहिए। अब इसके दोष, तो सबसे पहला दोष यह है कि यदि सामग्री क्रय कीमत में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है और एक ही समय में तैयार हो रहे विभिन्न उपकार्यों पर अलग अलग बार खरीदी गई सामग्री का निर्गमन होता है तो उपकार्य की उत्पादन लागत अलग अलग होगी। और नंबर 2 यदि कच्चे माल का स्वभाव ऐसा हो कि उसको पकाना जरूरी था, अर्थात जैसे फर्नीचर को बनाने से पहले उसे धूप में रखना जरूरी होता है, तो ऐसी स्थिति में भी यह विधि उपयुक्त नहीं है। अब इस विधि को हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। उदाहरण इस प्रकार से है, द रिसीव्ड साइट ऑफ स्टोर अमाउंट शो द फॉलोइंग। यानी आपको इसमें जो सूचना दे रखी है उसके आधार पर हमें स्टॉक लेजर अकाउंट तैयार करना है। इसमें आपको दे रखा है जनवरी 1 का ओपनिंग बैलेंस दे रखा आपको 500 इकाइयाँ 4 रुपये के हिसाब से। जनवरी 5 को रिसिप्ट किया आपने 200 इकाइयाँ 4.25 के हिसाब से। जनवरी 12 को फिर रिसिप्ट किया 150 इकाइयाँ 4.10 के हिसाब से। फिर जनवरी 20 को रिसिप्ट किया 300 इकाइयाँ 4.50 के हिसाब से। फिर जनवरी 25 को रिसिप्ट किया आपने 400 इकाइयाँ 4 रुपये के हिसाब से। अब जो सामग्री निर्गमन इस प्रकार से हैं, जनवरी 4 को 200 इकाइयाँ, जनवरी 10 को 400 इकाइयाँ, जनवरी 15 को 100 इकाइयाँ, जनवरी 19 को 100 इकाइयाँ, जनवरी 30 को 250 इकाइयाँ। हम स्टोर लेजर अकाउंट इस प्रकार तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें जो कॉलम होंगे वो कॉलम इस प्रकार से होंगे, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, रिसिप्ट इश्यू और बैलेंस। रिसिप्ट इश्यू और बैलेंस में 3 कॉलम होंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट और क्वांटिटी रेट अमाउंट। सबसे पहले हमें इसमें व्यवहार तिथि के अनुसार करना है। जनवरी 1 को हमारे पास जो बैलेंस था वो था 500 इकाइयाँ और 4 रुपये के हिसाब से, तो उसे हम बैलेंस में लिख देंगे। उसके बाद जनवरी 4 को हमने 200 इकाई इशू की थी, तो हमारे पास जो बैलेंस है 4 रुपये वाला है उसमें से हम 200 इकाइयाँ इशू कर देंगे, तो हमारे पास अब बैलेंस में 300 इकाइयाँ शेष रहेगी जो 4 रुपये के हिसाब से होगी। फिर जनवरी 5 को हमने प्राप्त किया था 200 इकाइयाँ 4.25 के हिसाब से।
अब अपने पास बैलेंस में 300 इकाइयाँ 4 रुपये वाला और 200 इकाइयाँ 4.25 वाला है। फिर जनवरी 10 को हमने 400 इकाइयाँ इशू की, तो 400 इकाइयाँ इशू करने के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि जो इकाइयाँ हमने पहले प्राप्त की थी वो पहले इशू करनी है, अर्थात जो 300 इकाइयाँ अपने पास 4 रुपये वाली है वो पहले इशू करनी है। उसके बाद में जो 100 इकाइयाँ हैं वो अपने पास 200 इकाइयाँ जो 4.25 वाली है उसमें से इशू की जाएगी, अर्थात बैलेंस में अपने पास 100 इकाइयाँ बचेगी जो 4.25 रुपये वाली होगी। फिर जनवरी 12 को हमने 150 इकाइयाँ 4.10 के हिसाब से प्राप्त की। अब अपने पास बैलेंस 100 इकाइयाँ पहले थी और 150 इकाइयाँ पहले अब प्राप्त हो गई। 100 इकाइयाँ 4.25 वाली हैं और 150 इकाइयाँ 4.10 वाली है। फिर जनवरी 15 को हमने 100 इकाइयाँ इशू की, तो 100 इकाइयाँ वो इशू होगी जो हमने पहले प्राप्त की थी, अर्थात 4.25 वाली हमें इशू करनी है। अब अपने पास बैलेंस में 150 इकाइयाँ बचेगी और वह 4.10 वाली है। फिर जनवरी 19 को फिर इशू किया, अब हमने 100 इकाइयाँ इशू की वापस, तो अपने पास अब 4.10 वाला ही है, तो उसमें से 100 इकाई इशू करेंगे तो बैलेंस अपने पास 50 इकाइयाँ 4.10 वाला शेष रह जाएगा। फिर जनवरी 20 को 300 इकाइयाँ प्राप्त की 4.50 के हिसाब से। अब अपने पास बैलेंस में 50 इकाइयाँ 4.10 वाली हैं और 300 इकाइयाँ 4.50 वाली है। फिर जनवरी 25 को फिर हमने 400 इकाइयाँ प्राप्त की 4 रुपये के हिसाब से, तो अपने पास अब बैलेंस में 50 इकाइयाँ 4.10 वाली हैं, 300 इकाइयाँ 4.50 वाली हैं और 400 इकाइयाँ 4 रुपये वाली है। फिर जनवरी 30 को 250 इकाइयाँ इशू की। अब 250 इकाइयाँ इशू करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो इकाइयाँ हमने पहले प्राप्त की थी, अर्थात पहले 50 इकाइयाँ 4.10 वाली होगी, फिर 200 इकाइयाँ जो हमने 4.50 के हिसाब से प्राप्त की थी वो इशू की जाएगी। तो हमने पास जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस इस प्रकार से बचेगा। 50 इकाइयाँ इशू कर दी, 300 इकाइयाँ थी, उनमें से हमने 200 इकाइयों को निर्गमित कर दिया, तो 100 इकाइयाँ 4.50 वाली बच गई और 400 इकाइयाँ 4 रुपये वाली बच गई। इस प्रकार हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैथ विधि के आधार पर सामग्री का लेजर तैयार किया है। आज के व्याख्यान में हमने प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि को एक उदाहरण की सहायता से समझा। धन्यवाद।